नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आस्था ठाकुर और चलते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। जी हां, जहां 6 जनवरी से शुरू प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी हो गई। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची फाइनल कर दी गई है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है। मेरा नाम रिंकी है। मैं भैंसामई से आए हैं, थाना जरूर। ये मामला है, मेरे पति अभी छुट्टी आए और पता नहीं कहाँ है और भाभी से संबंध बना रखे हैं, उनको ही रखते हैं और हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रखते हैं। कब से वेट कर रहे हैं परेशान? ये अभी हो गए 2-3 महीने हो गए। शादी कहाँ पे हुई आपकी? मेरी शादी भैंसामई में हुई थी। कहाँ के रहने वाले? गाँव कहाँ? मेरा गांव नंगला सभा है, थाना दन्नार। तो छुट्टी आते आपसे मुलाकात नहीं करते? मेरी छुट्टी आते मुलाकात नहीं होती है, इधर उधर चले जाते हैं और घूम के। क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कैसे आए, समझौता हो जाए बैठ के, और क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो साहब ने क्या कहा? सामने एप्लीकेशन ले लिया, बातचीत हो गई थी और फिर कुछ नहीं। और मैं जहाँ कहीं एप्लीकेशन देते हैं कहीं सुनवाई नहीं होती है मेरी। थाने गए थे? हाँ, मेरे थाने गए थे, एक बार नहीं 2 बार गए। उस दिन घर पे गए थे, 20 दिन हो गए। वहाँ पे मेरी मारपीट, सास ससुर ने बहुत मारपीट की, ससुर ने भी रेप किया, मुझे बहुत तंग किया। वहाँ का पति उस टाइम पर छुट्टी पे नहीं था, फिर बाद में छुट्टी आया, पर वो इधर उधर घूम रहा है। अलीगढ़ में 16 अप्रैल से यूनिवर्सिटी परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 21 मई तक चलेंगी। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं और गड़बड़ी मिलने पर केंद्र निरस्त किया जाएगा। जो हमारी सम सेमेस्टर 2025-26 की जो परीक्षाएं हैं वो 16 अप्रैल से प्रारंभ होकर के और हमारी 21 मई तक जा रही हैं। लगभग 1 महीने 5 दिन में समस्त पाठ्यक्रम के समस्त विषयों की हम परीक्षाएं समाप्त कर ले जाएंगे। इसके लिए हमारे परीक्षा केंद्र अंतिम रूप से निर्धारित किए जा चुके हैं, जिनका अंतिम रूप हम कल मतलब 11 तारीख को जो कमेटी होगी उसके समक्ष प्रस्तुत करके कमेटी के द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। इसमें अगर कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन का अधिकार उस कमेटी को ही है, जो माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में होगी। अंतिम निर्णय कल परीक्षा केंद्र पर हो जाएगा, जिसको वेबसाइट पर अंतिम रूप से अपलोड कर दिया जाएगा और वो अंतिम होगा। इस बार जो पिछली बार जो विषम सेमेस्टर के थे वो परीक्षा केंद्र थे 2204, उसमें से 8 हमारे सेंटर डिवार हो गए थे, जिनमें नकल करने का जो सामूहिक रूप से नकल करने का जो आरोप था और वो मौके पर पाया भी गया था, जिसका कंट्रोल रूम में या हमारे निरीक्षण के समय उसका सीधा प्रसारण था, देखा गया और उनको डिवार किया गया। उसको मान्य परीक्षा समिति और मान्य कार्य परिषद में ले जा करके उसको अंतिम निर्णय किया गया और वो 8 करके 196 सेंटर इस बार निर्धारित किए जाएंगे। इसमें से भी कुछ कॉलेज, लगभग 4 कॉलेज ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हम किसी कारण से अपना परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं और वो परीक्षा केंद्र हमारे किसी अन्य जो नज़दीक के परीक्षा केंद्र पर उसको संबद्ध कर दिया जाए। उसी के संबंध में उनके जितने भी जो ऐसे केंद्र थे जिन्होंने या तो वो डिवार हुए थे या जिन्होंने ये लिख करके दिया था कि हम किसी कारण से परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहते, उनको नज़दीकी और उनकी सह सुविधा अनुसार नजदीकी महाविद्यालय पे परीक्षा केंद्र पर सम्मत करके परीक्षा कराई जाएगी। कासगंज में गौशाला से गंभीर मामला सामने आया है, जहां कई गौवंश मृत पाए गए हैं। सांसद देवेश शाक्य ने मौके पर पहुंचकर जांच की मांग की और लापरवाही का आरोप लगाया।
आज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, क्या कुछ दशा मिली है वहाँ पर? दिशा और दशा को लेकर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कई दिनों से क्षेत्र की गौशालाओं को लेकर मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और आज मैं क्योंकि उस क्षेत्र में था तो मैंने कहा कि जब लंबे समय से एक फ़ोन आ रहे हैं तो मैं पचलाना ही गौशाला में पहुंचा। वहां का जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ कि मेरे घुसते ही मुझे गायों का जो दशा थी वो मंजर दिखा कि गायें अधमरी पड़ी हुई थी, कौवे जिंदा गायों की आंखें निकाल रहे थे, गायों के बच्चे वहीं बगल में तड़प तड़प के मरे हुए पड़े थे, 3-4 गायें दलदल में फंसी हुई थी। मतलब कई गायों के कान कटे हुए थे, कुत्ते नोच रहे थे। तो अगर इस इतनी बड़ी गौशाला की दशा ये होगी तो प्रदेश और हमारे ज़िले में जो और गौशाला है उनकी हालत क्या होगी? क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है सब? कहीं प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं, किसको दोष दिया जाए? सरकार तो ये कहती है कि हम गायों को मानने वाले लोग हैं, गायों के लिए आश्रम खोले, लेकिन हकीकत कहीं उसके बहुत परे है। क्या मांग करते हैं, क्या हो? मेरी मांग है इसमें जो भी दोषी हो और पूरे प्रदेश की गौशालाओं की जांच करी जाए, गायों को संरक्षित किया जाए, गायों को मरने के लिए वहाँ डाल दिया जाता है, जो गायों के लिए आश्रय बनाए गए हैं उनमें न चारा है न देखने वाले लोग हैं। और जबकि जिस जगह मैं गया था उसी के पास हजारों बीघा जमीन जो हरी है उनको बचाया जा सकता था, गायों को पेड़ हैं उनको बचाया जा सकता है, उन पर बैरिकेडिंग करके उन पर पानी की व्यवस्था कर दी जाए, तब भी गाय जिंदा रहेंगी। लेकिन ये दुर्दशा जो मैंने देखी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मांग करता हूँ कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे और चरित्र को साफ करे। अगर वो गाय हितैषी है तो गाय पे इतना उत्पीड़न क्यों? लगता है कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है इसको चारे को लेकर, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इतनी बड़ी गौशाला में गया, मैंने चारे की भी वीडियो बनाई, केवल उसमें 2-3 कुंटल ही चारा पड़ा हुआ था। एक 2 चारे के लिए उन्होंने, अंदर कितनी गाय होंगी ना? अभी तो जो गाय हैं उनको खाने के लिए कुछ मिल ही रहा, केवल हड्डियाँ रहेंगी उनकी, और गाय होंगी कम से कम 300-400 गाय तो होंगी आराम से। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में भाजपा के नेता और अधिकारी बिल्कुल सब संलिप्त है इसमें। हो सकता है इसमें कहीं और मंशा तो नहीं है, अगर और मंशा नहीं है तो गायों की स्थिति ऐसी क्यों? मैं चाहता हूं आप लोग भी घूम कर आइए, देख के आइए गायों। हरियाणा में बिजली व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, जहां मंत्री अनिल विज ने समय पर सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपराधियों को रोजाना रिपोर्ट देने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज सभी बिजली विभाग के एससी और उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। लोगों को लगातार बिना ब्रेक के बिजली मिले, उसके लिए अपने सिस्टम को कहाँ स्ट्रेंथन करना है वो करने के लिए हमने कहा है। बिजली जाने पर या फॉल्ट पड़ने पर शहर में 2 घंटे में रिस्टोर होनी चाहिए और गांव में 4 घंटे में वो रिस्टोर होनी चाहिए। सभी एससीज को कहा है कि वो रोजाना 11 बजे मेरे दफ्तर में वो रिपोर्ट भेजेंगे कि कहाँ बिजली गई, कितनी देर गई, क्यों गई और कब वो रिस्टोर हुई। पिछले साल भी हमने ऐसे किया था और 6 एससीज को शोकॉज नोटिस दिया था। इस बार शायद उससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सारे सरकारी दफ्तरों पर इस साल के अंदर
सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमने कहा है इस साल के अंदर। और जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसका भी जो टारगेट है वो भी इस साल के अंदर हमने पूरा करने के लिए कहा है। जब हमने गौर से चीज़ों को देखा तो कुछ गड़बड़ियां भी नज़र आई हैं। जैसे किसी बिल्डिंग से 1 मीटर बंद हो गया तो उसने उसी बिल्डिंग पर दूसरा लगवा लिया। ये नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जो पैसा होता है वो बिल्डिंग की तरफ बकाया होता है। अगर आदमी वहाँ से चला गया, हमने कुछ नहीं लेना, हमने बिल्डिंग से पैसा लेना। ऐसे 3222 केस पाए गए हैं कि पुराना मीटर कट गया और उसने तिगड़म करके दूसरा लगवा लिया। ऐसे सभी कर्मचारियों के खिलाफ अंडर रूल 8 चार्जशीट करने के हमने आदेश दिए कि वो फाइंड आउट करेंगे कि कैसे लग गया। जब बिल्डिंग के खिलाफ पैसे खड़े हैं तो नया मीटर कैसे लग गया। हमारी रिकवरी भी काफ़ी बाकी है, उसके लिए भी हर मीटिंग में हम तय करते हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपया हमने लोगों से लेना है, जो लोगों की देनदारी है। उसमें सरकारी दफ्तरों की भी है। लगभग 400 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों का है, वो तुरंत रिकवर करने के लिए कहा है। और बाकी भी जो रिकवरी है उसको भी जल्दी से जल्दी किया जाए। विजिलेंस जो केस पकड़ती है उनको हमने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर टू कोर्ट करना चाहिए। उसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा, 5-5 साल के हैं जो टू कोर्ट नहीं हुए हैं। उनको हमने कहा है कि विदिन 3 मंथ्स आप चार्जशीट बनाकर और केस कोर्ट को आप रेफर कर दें। कुल मिला के सारे अधिकारियों ने सिस्टम को सुधारने और लोगों को बिजली अनइंटरप्टेड मिले, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए हमने कहा है। एक हमने पोर्टल बनाने के लिए पंचकुला में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने गेहूं खरीद में लापरवाही और मंडियों में अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। ये अगर शेयर मार्केट में इसको लेकर हड़कंप नहीं बचा होता, करीब बैंक के 14,500 करोड़ के शेयर टूट गए थे शेयर मार्केट में, आरबीआई गवर्नर को इस पर स्टेटमेंट देना पड़ा, तो शायद सरकार इसको बाहर भी नहीं आने देती। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आईएएस के लेवल पर ये घोटाला हो रहा था? ये बैंकिंग सेक्टर के लिए तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी की सिक्योरिटी का इस तरह टूटना और प्राइवेट खातों में ट्रांसफर होकर और उसको प्रॉपर्टी खरीदने, ट्रिप्स बनाने, सोना चांदी गाड़ियां खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था तो सीबीआई के साथ साथ मेरी ये मांग थी कि जो एसएफआईओ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है, उसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराई है। मुझे ये पता चला है कि सिफारिश करी गई है कि सेबी इसको देखेगा। मैं अभी भी ये मांग करता हूं कि सेबी की बजाय इस पूरे मामले को एसएफआईओ को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटीज के एक्सचेंज का मामला है और रॉन्गफुल एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेवारी बनती है, आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है। और इसके अंदर क्या 3 ही बैंक इन्वॉल्व थे
या और प्राइवेट बैंक या कोई सरकारी बैंक भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, इसका भी खुलासा जल्द होना चाहिए। रामधर्म खाड़ा जो विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने बात कही है कि देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था जेजेपी पार्टी को तोड़ने के लिए और उसका मालिक खुद बनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? चीजें आपके सामने आ रही है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि हमने अपने संगठन को मजबूत कर रखना, मजबूती से आगे बढ़ाना, इस पे काम किया। बहुत से लोग तोड़ने का प्रयास करते रहे, हाँ साथी छोड़ के गए, मगर इस संगठन को नहीं तोड़ पाए। क्योंकि आज भी जो संगठन में जुड़े लोग हैं वो संगठन की रीढ़ की हड्डी है, और आने वाले भविष्य में भी बहुत साथी जुड़ेंगे और वो इस सोच के साथ जुड़ेंगे कि संगठन मजबूत रहे। हाँ, प्रयास तो शायद पहले साल भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा, तीसरा भी होगा, और 4.5 साल 10 के 10 को साथ रखा। भूपेंद्र हुड्डा की तरह तो नहीं था कि शिमला ले जाके भी 9 लोगों के वोट खराब कराए। जी, जो IDFC बैंक का पूरा मामला है, आपकी सरकार में रही, उस टाइम जो FD थी, सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक को देने को लेकर क्या गाइडलाइन थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? तो मेरे को जितना याद है, जब TVSN प्रसाद फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उस समय ये मामला आया था। सबसे पहले शायद प्राइवेट बैंक में पुलिस ने खाता खोला था, उससे पहले केवल मात्र कोऑपरेटिव बैंक्स और जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं गवर्नमेंट की, उन्हीं में रखा जाता। अब वो कदम क्यों उठाया गया था और क्यों पुलिस का खाता HDFC में शिफ्ट किया गया था, और HDFC से फिर ये छोटे छोटे बैंकों में आया। HDFC तो फिर भी बड़ा बैंक है। जब ये बिल्कुल छोटे छोटे बैंकों के अंदर पैसा आने लग गया जिनकी 10-15 साल की स्टैंडिंग है, तो अपने आप एक रिस्क फैक्टर आता है। अब ये यूनियन का फैसला था या फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला था, इसका ब्यौरा तो सरकार दे पाएगी। मगर मुझे जितना याद है, मेरे टेन्योर में तो शायद हमारे किसी विभाग का पैसा इस तरह से छोटे बैंकों के अंदर जाकर रिस्क बढ़ाने का काम तो नहीं किया गया था। क्योंकि उस दौरान शायद एक्सिस बैंक था या यस बैंक था, उसकी भी नींव हिली थी। और जब सबसे पहले स्टेट ने यही स्टेटमेंट दी थी, मुझे जितना याद है, कि हम सिक्योर है, हमारा कोई फंड उस बैंक में नहीं। उसमें यस बैंक की बात, कुछ गाइडलाइन आई उस समय जी, जब ये इनका कुछ फ्रॉड हुआ था इसमें भी? नहीं, हरियाणा सरकार का तो यस बैंक में 1 रुपया नहीं गया। नहीं, बैंक में हुआ था, उसके बाद कुछ गाइडलाइन आई। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे संज्ञान में जितना है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जरूर, क्योंकि उस समय इनने 30 लाख रुपए डेथ के ऊपर अलग अलग स्कीम्स के साथ पुलिस की सैलरी जो थी वो HDFC से देनी शुरू करी थी। वो मेरे को इतना याद है कि समय पर एक विभाग करता था। सीएम साहब से जब भी सवाल पूछा गया ये 550 करोड़ के घोटाले को लेकर, उन्होंने कहा कि सारे पैसे हम वापस ले आए हैं। आपको लगता है कि जांच के बाद और भी सामने कुछ आ सकता है? अभी तो बहुत आएगा। अभी तो 590 था, फिर उसके अंदर 190 ऐड हुआ, फिर 160 ऐड हुआ। अभी तो आप रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन तो CBI ने शुरू करी है। तो बहुत बड़ा मामला आपके संज्ञान में आएगा और कई बैंक्स का आएगा। शिमला में राम मंदिर निकाह विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। वैसे तो मामले को गलतफहमी बताया जा रहा है, लेकिन अब भी इस पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। गलत बोल रहे हैं। देखो, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आते हैं। हम जब भी हमारी बेटी की शादी होती है, हम उनके लावा फेरे वगैरह जो भी है सनातन धर्म के अनुसार मंदिर में करवाते हैं। वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, जब इनकी बेटे का निकाह होता है तो ये सारी रस्में जो है अपनी मस्जिद में करते हैं। देवभूमि संघर्ष का जो आप बात कर रहे हैं, उनको गलतफहमी इस बात की हुई थी कि ये अपना निकाह जो है वो राम मंदिर में कर रहे हैं। तो
इस बात को वहाँ की कमेटी ने जो है वो क्लियर कर दिया है, जो राजीव सूद जी वहाँ के अध्यक्ष है, कि वहाँ पर ये रिसेप्शन दे रहे हैं। और मैं ये क्लियरली बता दूँ आपको कि ये रिसेप्शन जो वहाँ पे हो रही है राम मंदिर हॉल में, वो पहली रिसेप्शन नहीं है। मैंने आज दिन तक 20-25 रिसेप्शन जो है वो यहाँ इसी समुदाय के लोगों की अटेंड कर चुकी हूँ। उनको विरोध था सिर्फ निकाह से, तो निकाह जो है ये अपनी मस्जिद में करवा रहे हैं, इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं। तो सोशल मीडिया में तो वो लिख रहे हैं कि भावना है, तो थोड़ा सा आहत तो हुआ ही हूँ, पर हर आदमी का सहयोग मिल रहा है तो नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा होगा। बाकी मैं हिंदू संघर्ष समिति से निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी का शादी शांतिपूर्वक तरीके से होने ने। बाकी प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है, हिंदू सभा वालों ने की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सभी हिंदू भाई मेरे साथ हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो ठीक ठाक मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले जो है निकाह भी वहीं होने वाला था और विरोध के बाद जो है वहाँ से निकाह तो हो ही। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए। जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है, अगर जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर देखने के लिए प्रशासन है, पुलिस है, उसको इसका तय करना है कि ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और ये मेरा दायित्व है कि जो पूरा हिमाचल का अल्पसंख्यक है, चाहे वो एक विशेष समुदाय है, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, सबका एक आपसी भाईचारा बना रहे और वो भाईचारा किसी भी गलतफहमी की वजह से टूटे नहीं। जो ये विवाद है, जो मुझे सुनने में आया, मैं तो बाहर था, कि जी वहाँ पर निकाह हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, राम मंदिर परिसर जो है वो एक अलग चीज़ है और जो राम मंदिर का जो कम्युनिटीज़ हॉल है वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पर एक रिसेप्शन दी जा रही है और मुझे लगता है कि वहाँ पे रिसेप्शन दिए जाना कोई गलत बात नहीं है। वहाँ पे किसी भी समुदाय का जो इंसान है वो अपने बहू का, बेटी का, बच्चे का, तो उसको देकर उसको विरोध कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है, वो उसका अपना निर्णय है। तो लगा था ज़्यादा तो उसमें लोग अगर देखेंगे तो भाजपा से मैंने उस समिति के अंदर नहीं देखा है, अगर होगा तो उसमें भाजपा खुद तय करेगी, लेकिन भाजपा जो है वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं जाती है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने भाषण में बोलते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों, ना कि वो ये बोलते हैं कि 120 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ जो हैं वो विशेष समुदाय के लोग। वो जब भी माननीय मोदी जी संबोधन करते हैं या किसी भी भाषण को बोलते हैं तो हमेशा अपने देशवासियों के संबोधन करते हैं, देशवासियों को ही उद्बोधन अपना देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर बीजेपी कोई हिंदुत्व का या किसी भी तरह का मुद्दा लेके चलती है। देखिए, मुझे इसका निमंत्रण मिला है और मेरा ऑलरेडी वैसे प्रोग्राम तय था जाने का और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वो प्रोग्राम स्थगित हो जाए एक दिन के लिए। अगर जो 99% है, मैं कोशिश रखूंगा कि वो प्रोग्राम मेरा आगे पोस्टपोन हो, तो मैं कल खुद शाम को इनकी उस रिसेप्शन पार्टी में भी जाके शिरकत करूंगा। आप बोल रहे हैं कि मैं एक खुद संस्था चलाता हूं जिसका नाम नोफल एक उम्मीद है। अगर मैं उस संस्था के माध्यम से कोई काम करता हूं जबकि मैं भाजपा का एक पदाधिकारी हूं, तो उसके अंदर भाजपा को इन्वॉल्व करना गलत होगा। अगर वो संस्था कोई गलत काम करती है, नोफल संस्था, और मैं ये कहूं कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं और मैं उसको भाजपा के नाते देखता हूं, तो वो मेरा अपना पर्सनल नज़रिया है, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, भाजपा का अगर कोई पदाधिकारी या कोई बड़ा नेता इस चीज़ के लिए स्टेटमेंट देता है तो भाजपा उसका जिम्मा उठाने के लिए तैयार है। गुरमीत जी, है तो एक ही व्यक्ति जो इधर भी कार्य कर रहे। मैंने आपको अभी बता के हटाऊं कि मैं जैसे एक नोफल संस्था चलाता हूं, अगर वहां पे नोफल के बिहाफ पे अगर मैं कोई बात करता हूं तो उसको भाजपा से रिलेटेड करना गलत होगा। लेकिन अगर मैं भाजपा के प्लेटफॉर्म पे रहकर भाजपा की तरफ से अगर कोई बयानबाजी देता हूं, तभी हम उसको भाजपा की तरफ से मानेंगे। भाजपा की तरफ से अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। मैं भी यहाँ पर जो आया हूँ, इस परिवार ने मुझे रेलवे ट्रैक पर खेल रहे बच्चों के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, पुलिस ने समय पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक से बच्चों को समझाया और जगह से हटाया। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। वादी विधायकों की पेंशन बहाल होने पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें जो विधायक है, पूर्व विधायक और
जिन्होंने दल बदल के तहत उनको सैलरी और वेतन को रोकने की बात कही थी सर, उसको कोर्ट ने कहा कि रिलीज़ किया जाए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, अभी जो हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे जो दो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन को जो रिलीज़ किया जाए, वो मैंने नहीं देखा है, मगर उसका अध्ययन किया जाएगा। और जो पुराना बिल था वो तो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसमें पुरानी जो पेंशन्स को रोकने की बात की गई थी। नया बिल जो है हिमाचल विधानसभा में जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ था उस टर्म की पेंशन ही रोकने की बात कही गई है इस बिल में। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है, उन्होंने जो हमारा सेकंड बिल है उसको कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया, मगर जो मेरी जानकारी है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इनकी जो पेंशन्स हैं पूर्व विधायकों की जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था उनको रिलीज़ करने की बात जो है कोर्ट ने की है। और कोर्ट ने कोई, मुझे लगता कोई बिल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये इस मंशा से लाया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की परंपराओं के अनुरूप, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो है कभी भी नहीं चली है। और उसके बाद वोट, क्योंकि विप जो है वो राज्यसभा में अगर विधायक वोट दूसरी पार्टी को डालता है क्योंकि उसको अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो उस पर वो विप लागू नहीं होता है। मगर इन विधायकों ने, जो 6 विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। विप जारी होने के बावजूद भी जब बजट विधानसभा में पेश किया गया तो ये सदन से अनुपस्थित थे और पिटीशन फाइल हुई और स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई, सदस्य जो 14वीं विधानसभा के सदस्य थे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उसके बाद ऐसा जो हिमाचल प्रदेश में कभी हुआ नहीं था और सरकार की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में दल बदल वाली या क्रॉस वोटिंग वाली राजनीति ना चले। उसको रोकने के लिए बिल जो है विधानसभा से में पास किया गया था, जो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। और वो बिल जो है जिसमें उस बिल को वापस सरकार ने ले लिया है। अब नया बिल जो है अभी हमारी जो बजट सेशन हुआ है 2026 का, उसमें एक नए बिल को पास किया गया है जिसमें सिर्फ पेंशन रोकने की बात जो है वो 14वीं विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं उनकी ही पेंशन रोकने की बात की है। और उसी टर्म की पेंशन के जो है वो अधिकृत नहीं होंगे। जो विधायक पूर्व में भी पहले विधायक रहे हैं उनको उस टर्म की पेंशन जो है वो सामान्य रूप में मिलती रहेगी। मगर 14वीं विधानसभा में, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है 14वीं विधानसभा में हुआ है और क्योंकि 14वीं विधानसभा की टर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और विधानसभा को अधिकार है कोई भी बिल बनाने का, और विधानसभा जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी बना सकती है, चाहे इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है या इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ या कोई भी बिल है वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका अधिकार है। और 14वीं घटना 14वीं विधानसभा में हुई और 14वीं विधानसभा का भी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। वो बिल जो है विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके गवर्नर को असेंट के लिए भेजा है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर उसको स्वीकृति देंगे। और इस तरह की जो परंपराएं हैं दल बदल की, क्योंकि एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो पार्टी उसको वो टिकट देती है और वो जीतते हैं, तो वो पार्टी से भी अपनी गद्दारी करते हैं और अपने जनता वोटरों की भावनाओं को भी जो है वो नहीं कदर करते। इस तरह की निर्णय नहीं होनी चाहिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वे दल बदल हिमाचल प्रदेश में ना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी और अब कोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय दिया है। देखो, कोर्ट ने कहीं भी टिप्पणी नहीं की है, बिल के बारे में टिप्पणी नहीं की है या बिल को गलत करार कोर्ट ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि इनकी जो पेंशन है उसको रिलीज़, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि गवर्नमेंट को उनकी पेंशन्स को रिलीज़ किया जाए। और अभी कोर्ट के फैसले को पे लॉ डिपार्टमेंट और सरकार अभी विचार करेगी, उसमें अपील करनी है नहीं करनी है, क्या करना वो विचार करेगी। और सरकार की मंशा कोई किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल ना हो। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों का और जनता भी चाहती है ऐसा ना हो। तो एक मैसेज है और ये आइंदा ऐसी घटना ना हो उस लिए जो है कि कदम उठाया जाएगा। सर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार जो है पाकिस्तान मॉडल यहाँ अपना रही है, क्या कहेंगे सर इसको?
पाकिस्तान मॉडल से क्या मतलब हुआ? वो बेसिकली ऐसे कर रहे हैं सर कि जैसे वहाँ पर आर्थिक बदहाली है और हिमाचल में अभी, तो इसीलिए सैलरी डेफर की जा रही है। देखो, एक बात मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो आज आर्थिक संकट से फर्रुखाबाद में बाइक और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। भैया क्या नाम है आपका? राम। कहाँ रहते हो? कनकौली। कनकौली रहते हो? कैसे क्या घटना घट गई? घटना क्या, हम सब उधर से आ रहे थे, का नाम खुदाईगंज थे, कमालगंज के लिए कालीमिरी के लिए जा रहे थे और इधर से जब बाइक लेके जा रही है, बाइक भैया पलक भी नहीं झपक पाई, वो उल्टे हाथ पे बिल्कुल ट्री उसने नीचे उतार दी, लेकिन फिर भी नीचे बिल्कुल ले जाएगी मार दी सामने मार दी। तो ये ट्री मतलब पलट गई, आप भी ट्री में सवार थे? जो घायल हुई है आपकी कौन है? ये बीवी है। क्या नाम इनका है? अरुणा। आप कहाँ रहते हो? हम कनकौली। कनकौली रहते हो। तो ट्रेन में कितने लोग सवार थे? ट्रेन में 4 लोग हम ही थे साहब, 2 बच्चे थे, बीवी थी, हम थे। खाली इन्हीं चोट लगी है? इन्हीं साहब जो पीछे थी तो वो बीच की सीट टूटी, वो इनके लग गई, जो पीछे गिर गई, दब गई, यही दब गई ट्रेन थी। ऐसा कौन स्वास्थ्य केंद्र में घायल मिला है, क्या स्थिति है, किसी द्वारा घायल है? 108 के द्वारा एक पुरुष को लाया गया है, उसका नाम जावेद है और गोरी नवादा समदन के पास का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट हुआ है, जो बताया गया है कि टिर्री से और बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, ये कतरौली के आसपास हुआ है, जो कोल्ड है वहाँ पे, ये बताया गया है। तो उसमें कितने घायल हैं? एक महिला आई हुई है, उसको चोट लगी हुई, बेहोशी स्थिति में है, तो उसको हमने देखा है और उसको ट्रीटमेंट देके अभी उसको रेफर कर रहे हैं। और जो पुरुष आया है, जो जावेद है, वो खत्म आया था, मतलब ब्रॉड डेड आया था। ब्रॉड डेड आया जी। यमुनानगर में फैक्ट्री फायरिंग केस के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर किया। फायरिंग में एक आरोपी घायल हुआ और दोनों को हिरासत में लिया गया। लाइट इधर कर ले भाई, क्या एक बार सही कर लो, क्या कोई कमी है तो दूर कर लो। जिसको नहीं चाहिए आईडी ना आए, हमने तो आईडी भी लेनी है सर, जिसकी नहीं आती ना करे वो। चलो कोई बात थोड़ी, इनके चक्कर में हम खबर नहीं करेंगे। चलो नितिन तू इधर आ जा। सर सिविल अस्पताल पहुंचे सर, क्या मामला है जिसको लेकर आप सिविल अस्पताल? देखिए, आज शाम को सूचना मिली थी कि 2 इनामी बदमाश हर्ष और अभिषेक आज रादौर थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसका इतला मिलने के बाद पूरे ज़िले में हमारा जो सीलिंग प्लान के नाके उनको एक्टिवेट करा गया था और हमारी क्राइम टीम्स को स्पेसिफिकली दिशा निर्देश दे के कि वो पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करें। तो ड्यूरिंग दिस पेट्रोलिंग जब हमारा थाना रादौर क्षेत्र में कांजनू अल्हार रोड पे कांजनू नहर की पटड़ी के पास हमारी CIA 1 CIA 2 की टीम का इन से सामना हुआ और वहाँ फायरिंग हुई, जिसमें एक लड़का हर्ष, उसकी राइट लेग पे एक गोली लगी ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गन फायर और अभिषेक से इसमें वेपन रिकवर हुआ है और हमारी जो टीम है उस पर भी फायरिंग करी गई थी, उसकी BP जैकेट में गोली लगी है। यह दोनों युवक जो पिछले सप्ताह हमारा एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था थाना जटलाना में, उसमें भी इन्वॉल्व थे और पहले भी उस FIR में एक युवक अमन को अरेस्ट करा जा चुका है। ये तीनों ही युवक एक ही गांव सुनहरी कला के रहने वाले हैं, जो जिला कुरुक्षेत्र। नाम क्या सर इसका? हर्ष और अभिषेक थे आज जो। फिलहाल न्यूज़ 10 बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ।